Hello everyone, this is आशुतोष चतुर्वेदी. आई क्रैक्ड IIT in 99 and I am BTech from IIT BHU. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, FBD. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एक बेसिक है ना, तुम लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ, समझ लें बाद में छापें, पहले समझें, ठीक है. तो इसमें यार मेजर दो तरह के फोर्सेस हम डिफाइन करते हैं. कौन कौन से? एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. क्या बोला? वन इज, समझ अभी छापना नहीं है. एक कॉन्टैक्ट, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस से शुरू करते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एग्जिस्टेंस तब आती है जब यार सरफेसेस आपस में एक दूसरे को टच करते हो, कॉन्टैक्ट में हो. क्या बोला? समझा ना? जब सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हों तब यार सरफेसेस पे जो फोर्सेस लगते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? कॉन्टैक्ट फोर्सेस. जैसे नॉर्मल रिएक्शन, जैसे टेंशन दसिंग, जैसे स्प्रिंग फोर्स, जैसे फ्रिक्शन फोर्स. आवाज नहीं आई? तो इसमें यार चार तरह के कॉन्टैक्ट फोर्सेस पाए गए. कौन कौन से? नॉर्मल रिएक्शन, जैसे टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो वाला टेंशन नहीं है. ठीक है, भारी टेंशन, वो टेंशन नहीं है, ठीक है, जो तुम लोग मुझे देते हो. ठीक है, अलग तरह का टेंशन है. कौन सा? वो टेंशन है जो स्ट्रिंग को होता है. भारी टेंशन मेरे नहीं, 24/7 टेंशन इन द स्ट्रिंग. स्प्रिंग फोर्स, आवाज नहीं आई? क्या ये तीनों के तीनों फोर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर. सर्कुलर मोशन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, टेंशन दसिंग क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स के हम लोग ऑलरेडी उड़ा चुके हैं, ठीक है ना. तो देखो आखिरी बस आया फ्रिक्शन फोर्स. ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रिक्शन फोर्स ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए यार पूरा का पूरा अलग से चैप्टर उन्होंने डिफाइन कर दिया. लॉज ऑफ मोशन के बाद अगला चैप्टर वही है, पूरा का पूरा चैप्टर डिफाइन कर दिया, बड़ा सा फ्रिक्शन. ठीक है, ऐसा है. तो यार थोड़ा फील कर, रट्टा नहीं मारना है अपने को कि यार है ना, ये क्या सारे के सारे फोर्सेस तब एग्जिस्टेंस में आते हैं जब सरफेसेस एक दूसरे को टच करें, मतलब कॉन्टैक्ट हो, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट हो. आवाज नहीं है? जैसे मान लें नॉर्मल रिएक्शन, तो यार क्या नॉर्मल रिएक्शन तभी तो लगेगा जब बॉडी और इस गिवन सरफेस, दोनों के सरफेसेस आपस में टच करें, कॉन्टैक्ट रहे. ये सुनो, जब ये इसको टच करेगा तभी तो सरफेस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. मान ले बॉडी इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, बॉडी का सरफेस इस सरफेस को, ठीक है, टच नहीं कर रहा है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो क्या ये सरफेस इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? सवाल ही नहीं है. इसलिए नॉर्मल रिएक्शन को बोलते हैं क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स. जैसे मान ले टेंशन दसेंगे, फील कर यार, रट्टा नहीं मारना. इधर देख, जैसे मान ले टेंशन दसेंग, जब भी हम किसी बॉडी को स्ट्रिंग से कनेक्ट कराते हैं, स्ट्रिंग बॉडी पे फोर्स लगाता है, इसको बोलते हैं टेंशन दसेंग. तो क्या स्ट्रिंग का टेंशन तभी काम करेगा जब ब्लॉक और स्ट्रिंग दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे. आवाज नहीं आई? ये सुनो. Yes, sir. अरे जब ये इसको टच करेगा तभी तो स्ट्रिंग इस पे टेंशन लगाएगा. मान ले ब्लॉक इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन दिस ब्लॉक. पक्की बात है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया. स्प्रिंग फोर्स, इधर देख, whenever a block is connected with a spring exerts a force on the body. This force is called as spring force. तो यार स्प्रिंग इस ब्लॉक पे कब फोर्स लगाएगा? When the block is in contact with the spring. आवाज नहीं आई? Yes, sir. जब इससे अटैच होगा तभी तो लगाएगा रे, है ना. मान ले the block is not in contact with the spring. How can the spring exert a force on this block? सवाल ही नहीं है. ठीक है, मतलब यार जस्टिफाई हो गया कि हाँ पक्की बात है यार, स्प्रिंग फोर्स कैसा है? कॉन्टैक्ट फोर्स. और यार ये तो है ना, दिस इज अमेजिंग फोर्स, है ना. फ्रिक्शन फोर्स है, इतना है ना इंपॉर्टेंट है यार कि पूरा का पूरा चैप्टर उन्होंने डिफाइन कर दिया. फ्रिक्शन कब एग्जिस्ट करता है? जब सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग होती है, रिलेटिव मोशन होता है, तब सरफेसेस एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं. हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्रिक्शन में. देख, ये ब्लॉक है, इस सरफेस को मूव कर रहा है, तो ये सरफेस इस ब्लॉक के इधर वाले मोशन को प्रिवेंट करने के लिए, अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा. तो यार फ्रिक्शन कब लगेगा? जब यार ये ब्लॉक इस सरफेस से कॉन्टैक्ट में होगा, तभी तो फ्रिक्शन लगेगा. आवाज नहीं आई? मान ले दिस ब्लॉक इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, क्या ये सरफेस पे फ्रिक्शन लगा पाएगा? सवाल ही नहीं है.
मतलब पक्की बात है यार, जस्टिफाइड है। ये फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब आते हैं थोड़ा सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की दुनिया में। ये भी यार बड़ी है ना सुंदर सी दुनिया है, शानदार दुनिया है ठीक है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मतलब यार ऐसे फोर्सेस जो कि तब भी एक्ट करते हैं जब सरफेसेस टच ना करें, सरफेसेस कॉन्टैक्ट में ना हो। जैसे एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आवाज़ नहीं आई, इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अर्थ किसी भी बॉडी पे एक फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या आसान भाषा में बॉडी का वेट। क्लियर है? तो यार ज़रूरी थोड़ी है कि बॉडी जो है अर्थ को टच करे। जैसे मान ली ये बॉडी है, ये बॉडी तो यार अर्थ को टच नहीं कर रही है, क्या फिर भी अर्थ इस बॉडी पे ग्रेविटेशन फोर्स तो लगा ही रही है? आवाज़ नहीं आई। Yes, sir. तो ये कोई कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ी हुआ समझा ना? ये तो यार बॉडी हवा में, मान ले द बॉडी इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, है ना? तो यार ये थोड़ी अर्थ को टच कर रहा है, लेकिन यार अर्थ तो लगा ही रहा है। समझा ना? इस इस बॉडी को मान ले एक डब्बे में बंद करके रख दे, अर्थ को दिखाई ना दे, क्या तब भी अर्थ यार इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा? Yes, sir. तो यार उसको देखने सुनने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यार कि अर्थ को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है ना? दुनिया की कोई भी दो मासेस हैं वो यार हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और ये भी है ना न्यूटन सर ने बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और यार ये इतनी इंपॉर्टेंट फोर्स है कि यार इस पर उन्होंने पूरा का पूरा एक चैप्टर बना दिया है, ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर हम लोग करेंगे, ऐसा है, राइट? तो यार ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि तब भी एक्ट करता है जब बॉडीज एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में ना हो, एक दूसरे को फिजिकली टच ना करें, ऐसा है, ठीक है? और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे फोर्स का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे, हाँ, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का, हाँ, फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे, G m1m2/r²। यार वो हम लोग पढ़ लेंगे, है ना? दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स। तो यार मासेस को एक दूसरे को टच थोड़ी कर रहे हैं, तब भी यार, है ना, दिस स्टिल एक्सर्ट्स सम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? तो यार वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा एग्जाम्पल क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, ये तुम लोग 12th में पढ़ोगे। 12th की फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला, सबसे धमाकेदार जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इन द स्पेस है बराबर 1/4πε0 पढ़ेगा रे, है ना? 12th में पढ़ेगा। दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना एक्ट करता है, हाउ मच फोर्स, पढ़ लेंगे, है ना? उसके डिटेल में नहीं जाना यार, है ना? वो 12th का पार्ट है, पढ़ लेंगे। तो यार चार्जेस को एक दूसरे को टच थोड़ी कर रहे हैं, तब भी यार फोर्स लगा रहे हैं, मतलब पक्की बात है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। या सुनो, या मैग्नेटिक फोर्स, क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक फोर्स। जैसे यार दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तुम लोग पढ़े होगे शायद अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे, ठीक है? तो यार दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, समझ है ना? दो इमेजिनरी पोल्स के बीच में लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो ये होता है μ0/4πm1m2/r², पढ़ेंगे, है ना? सब 12th का टॉपिक है, मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है? कहाँ पे पढ़ोगे? 12th की फिजिक्स में अंडर मैग्नेटिज्म, ठीक है? कि यार दो इमेजिनरी मोनोपोल्स हैं, इनके बीच में लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इट्स μ0/4πm1m2/r²। तो यार ये पोल्स जो है टच थोड़ी कर रहे हैं, तब भी यार एक दूसरे को खींच तो रही है, एक दूसरे पे फोर्स लगा ही रहे हैं, ऐसा है। तो यार पक्की बात है, मैग्नेटिक फोर्स भी कैसा हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर है? इसके अलावा देख, इसके अलावा ऐसा है, कुछ और भी फोर्सेस डिफाइन होते हैं। जैसे कुछ यार वीक फोर्सेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस समझता है? वीक फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ये जनरली तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होगे। इसके अलावा एक और तरह के फोर्सेस आए जिनको हम बोलते हैं वीक फोर्सेस, या इनको बोलते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, राइट? वंडरवॉल फोर्सेस, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, है ना? केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्सेस आए। क्या है?
न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस समझते हो? ये भी तुम लोग अगले साल पढ़ोगे 12th में, 12th की फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, वहाँ तुम लोगों को पढ़ा जाएगा न्यूक्लियर फोर्सेस। फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्सेस। एंड एक्चुअली में यू नो दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दीज न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं होते तो सारे के सारे जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, भाग गए होते, और हम लोग आज की डेट में यहाँ पे फिजिक्स की क्लास भी नहीं ले पा रहे होते। ऐसा है, राइट? देख ऐसा है, न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब यार न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, समझा ना? राइट? तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं, यार ये सारे के सारे जो न्यूक्लियॉन्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। और यही न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ये सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स बाउंड हैं इनसाइड दिस न्यूक्लियस। वो डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे 12th की फिजिक्स में, ठीक है? वीक फोर्सेस को यार पढ़ ही चुके हैं, वंडर वॉल्स फोर्सेस, वंडर वॉल फोर्सेस। तो यार ये आपका केमिस्ट्री का है ना टॉपिक हो गया, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, है ना? ये हम लोग 12th की फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, यार ये भी तुम्हारी 12th की फिजिक्स का पार्ट हो गया, तो यार इसको है ना, इसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ कोर्स है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन के चैप्टर में और डिटेल में चर्चा करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन है, टेंशन द स्ट्रिंग है, स्प्रिंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फ्रिक्शन तो ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ ही लेंगे यार, है ना? तो ऐसा है। तो जो लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है, इसमें जो फोर्सेस यूज होने वाले हैं वो यार ये हैं क्या कि साहब, ग्रेविटेशन फोर्स है ना, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग फोर्स। ये तो पूरा का पूरा अलग से चैप्टर इसका डिफाइन किया हुआ है, वहाँ पे हम लोग करेंगे, ऐसा है। सो ये तो एक बेसिक सा आइडिया हो गया, ओवरव्यू हो गया रिगार्डिंग ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। तो अब हम लोग मूव करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। क्या हेडिंग पड़ेगी? FBD। दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है साहब? इसको शॉर्टकट में FBD बोलते हैं। क्या बोलता है? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसा इसका नाम है एक्चुअली में वैसे इसका मतलब भी है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी को फ्री करके उसका डायग्राम बनाते हैं, ऐसे मतलब लिटरली मत लेना ठीक है? बॉडी काफ़ी बिजी है ना, बिजी फॉर व्हाट? बिजी फॉर नथिंग। तो बॉडी बहुत बिजी है रे उसको बोलते हैं यार थोड़ा सा फ्री हो जाए, तेरा डायग्राम बनाना है ऐसा है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ऐसे लिटरली मत लेना। फ्री बॉडी डायग्राम में असलियत में यार दो डायग्राम्स बनते हैं, एक कॉज का डायग्राम, दूसरा इफेक्ट का डायग्राम। बोलो मैंने क्या बोला? वन इज डायग्राम फॉर फोर्स, अदर वन इज डायग्राम फॉर एक्सेशन। समझे? छापना नहीं है, पहले सुन ध्यान से, फंडे क्लियर कर। दो डायग्राम्स आप बनते हैं, एक होता है कॉज का, दूसरा होता है इफेक्ट का। तो यार कॉज मतलब असलियत में किसका डायग्राम होता है? देखो हमेशा ध्यान रखें, द कॉज बिहाइंड मोशन ऑफ द बॉडी इज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। हाँ, क्या? द कॉज बिहाइंड मोशन इज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फोर्स वो फैक्टर है विच कॉजेज मोशन ऑफ द बॉडी। जैसे ये बॉडी है, अगर चाहता है कि यार बॉडी मूव कर जाए तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, छोड़ दे मूव कर जाएगी। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो यार अर्थ जो है इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा देगी, तो यार फोर्स लग रहा है तभी तो भागेगी। अभी इस बॉडी पे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जितना mg लग रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नेट फोर्स 0 है, इसलिए भाग नहीं रही, बैठी है जैसे तुम लोग बैठे हो। समझ आ रहा ना? ऐसा है। तो कॉज मतलब कॉज बिहाइंड मोशन इज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जब फोर्स लगाएगा तो बॉडी मोशन करना शुरू करेगा। तो कॉज मतलब यार आसान भाषा में पहला जो डायग्राम है वो हम फोर्स का बनाते हैं। किसका? फोर्स का। अब आते हैं इफेक्ट पे। कॉज है तो इफेक्ट है, मतलब कॉज बिहाइंड द मोशन इज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? एक्सेशन विच इज प्रोड्यूस इन दिस बॉडी। फोर्स लगाया तो क्या मिलेगा? बॉडी को एक्सेशन मिलेगा। तो इफेक्ट का डायग्राम मतलब आसान भाषा में एक्सेलरेशन का डायग्राम बनेगा। किसका बनेगा साहब? एक्सेलरेशन का डायग्राम बनेगा। ऐसा है।
तो कॉज मतलब फोर्स का डायग्राम है, इफेक्ट मतलब एक्साइटेशन का डायग्राम है। फोर्स के डायग्राम में हम शो करते हैं कि बॉडी पे लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस हैं, उनके क्या क्या मैग्नीट्यूड्स हैं, उनके क्या क्या एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या उनके डायरेक्शंस हैं, कितना फोर्स लग रहा है, किधर किधर लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, उधर कितना लग रहा है। हम देखते हैं कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, किन किन डायरेक्शंस में लग रहे हैं। इफेक्ट में हम शो करते हैं बॉडी का रिजल्टेंट एक्सेशन, नेट एक्सेशन, टोटल एक्सेशन, कितना नेट एक्सेशन है, किधर है, इधर है कि उधर है कि कहीं ना कहीं तो होगा, ऐसा है। रिगार्डिंग दिस एफबीडी कुछ और बातें तुम लोगों को क्लैरिफाई कर देते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात और सबसे बेसिक बात कि यार जो हम लोग फोर्स का इसमें डायग्राम बनाते हैं, इन द डायग्राम ऑफ फोर्स, ठीक है, हम वो फोर्सेस डिस्कस करते हैं विच आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, नॉट बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। क्या बोला? ठीक सुना तुमने। जब हम फोर्स का डायग्राम बनाते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस लेते हैं? फोर्सेस एग्जर्टेड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, नॉट बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। यार ये सिस्टम सराउंडिंग का क्या खेल है, पहले ये है ना फंडा क्लियर कर, है ना। यार जो फोर्स का जो डायग्राम होता है उसमें हम वो फोर्सेस पकड़ते हैं विच आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। क्या बोला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे। क्या? वो फोर्सेस पकड़ते हैं जो यार सिस्टम पे लग रहे हैं बाय द सराउंडिंग मीडियम। वो फोर्सेस हम डिस्कस नहीं करते हैं जो सिस्टम लगाता है सराउंडिंग पे। अब यार सिस्टम सराउंडिंग का क्या लोचा है, क्या खेल है ना, तो वो थोड़ा सा फील कर। सिस्टम मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम मतलब द बॉडी विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिस बॉडी के मोशन को आप डील कर रहे हैं। जैसे मान ले यार मैं इस बॉडी के मोशन को डिस्कस कर रहा हूँ, तो यार मेरे लिए दिस इज द सिस्टम, दिस द बॉडी विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ये सिस्टम है। इसको छोड़ के बाकी सब कुछ सराउंडिंग है, सब कुछ मोह माया है। समझ रहा ना? ऐसा है। जैसे मान ले एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ, देख सिस्टम और सराउंडिंग का थोड़ा सा खेल समझ। जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी के मोशन को हमें डील करना है, तो यार ये हो गया आपका सिस्टम। अब इस पे सराउंडिंग से जैसे भी फोर्स लगा दे, जैसे मान ले अर्थ है, तो अर्थ यार बॉडी पे है ना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है उतनी जितना की बॉडी का वेट है। ये बॉडी सरफेस कॉन्टैक्ट में है ना, तो यार ये सरफेस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, तो ये सब सराउंडिंग लगा रहे हैं सिस्टम पे। अर्थ ने बॉडी पे लगाया तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। सरफेस ने बॉडी पे लगाया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। मान ले ब्लॉक टेंशन स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो स्ट्रिंग यार है ना टेंशन लगा रही है इस तरह से, तो यार ये है ना फोर्स क्या है? एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। आवाज नहीं आई? जैसे मान ले ब्लॉक कहीं से स्ट्रिंग से अटैच है, तो स्ट्रिंग बॉडी पे फोर्स लगाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, तो ये टेंशन क्या है? दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। अब उल्टा सुन, क्या कि यार फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ? तो सुनो इधर इधर देख। जैसे मान ले ये है अर्थ, क्या साहब, ये हमारा अपना पर्सनल अर्थ है, हमारी धरती माता है, धरती हमारी माता है ठीक है। और मान ले यार ये बॉडी है, तो अर्थ ने बॉडी पे लगाया फोर्स, जितना फोर्स अर्थ ने बॉडी पे इधर, क्या उतना ही फोर्स बॉडी अर्थ पे उधर। ध्यान सुनना, क्या यार ये फोर्स है एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, और क्या ये वो फोर्स होगा एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग? अब फील आई? ये कहानी है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? बॉडी किस पे? अर्थ पे। तो यार हो गया ना, ये सराउंडिंग है, ये आपका सराउंडिंग है और ये अपना सिस्टम है। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल फंडे क्रिस्टल क्लियर। समझ ना? ऐसा है। तो ये कौन लगा रहा है? बॉडी किस पे? अर्थ पे। हो गया ना रे, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो यार एफबीडी में आपको ये फोर्स पकड़ना है, ये फोर्स नहीं पकड़ना है। अरे आना तो बोल रहे, चमका कि नहीं? जब भी एफबीडी बनाएंगे कौन से फोर्सेस देखेगा? एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, नॉट बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है। एक और बात जैसे इसी में है ना, इसी में सिस्टम सराउंडिंग का पहले फंडा क्लियर करें। तो देख, जैसे सरफेस ने यार ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो क्या ये नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम? उल्टा, जितना सरफेस ब्लॉक पे लगाएगा क्या उतना ही ब्लॉक वापस से सरफेस पे लगाएगा।
क्या ये नॉर्मल रिएक्शन है? फोर्स क्या? बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, डल रिस्पॉन्स। ये देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये सरफेस लगा रहा है, सरफेस मतलब वो सराउंडिंग हो गया, सिस्टम तो तुम्हारा ये है रे, दिस इज द सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन। यार ये पकड़ना है, ये नहीं पकड़ना है एफबीडी में, ये मत चिपका देना, सब गड़बड़ हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि यार हमारा जो बॉडी है उस पर सराउंडिंग कौन कौन सा लगा रहा है फोर्स, ये नहीं देखते कि बॉडी किस पे क्या लगा रहा है, लगाना दे यार, समझा ना। बॉडी पे, सिस्टम पे कौन कौन सा सराउंडिंग मीडियम फोर्स लगा रहा है, वो वाले फोर्सेस शो कराते हैं, ठीक है। तो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम एंड दिस इज बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये पकड़ना है, ये नहीं पकड़ना है। रिगार्डिंग दिस फोर्स डायग्राम देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब हम एफबीडी बनाते हैं तो जो फोर्स का डायग्राम है उसमें हम हर तरह के फोर्सेस देखते हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हों, चाहे वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हों, कांस्टेंट फोर्सेस हों, वेरिएबल फोर्सेस हों, कंजर्वेटिव फोर्सेस हों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हों, हर तरह के फोर्सेस देखते हैं। हाँ बस ध्यान रहे यार, एक्सटर्नल फोर्सेस देखते हैं, इंटरनल फोर्सेस नहीं देखते हैं। क्या बोला? जब आप यार फोर्स का डायग्राम बनाओगे तो उसमें यार हर तरह के फोर्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हों, चाहे वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हों। अब यार तुम पूछोगे साहब ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, ये किस चिड़िया का नाम है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अभी बताऊंगा, टेंशन मत ले, है ना। टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, ठीक है। तो बताऊंगा तुम लोगों कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, अभी समझ ध्यान से। हर तरह के फोर्स पकड़ते हैं, कॉन्टैक्ट हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कांस्टेंट, वेरिएबल, कैसे फोर्सेस, कांस्टेंट फोर्सेस हैं, वेरिएबल फोर्सेस हैं। बट ध्यान रखें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस देखते हैं, इंटरनल फोर्सेस नहीं। देख बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उससे यार अपने को मतलब नहीं है, इंटरनल फोर्सेस नहीं। हम देखते हैं यार बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या हैं। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एक्सटर्नल फोर्सेस, फोर्स का मतलब एक्सटर्नल, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है यार उसको अपने को फर्क थोड़ी पड़ता है ना। अंदर कौन सा केमिकल लोचा चल रहा है उससे अपने को मतलब नहीं। बाहर एक्सटर्नल है ना, बाहर की जो दुनिया है, बाहर की जो सराउंडिंग है वो सिस्टम पे क्या लगा रही है, वो हम फोर्स देखते हैं, ठीक है। पर ध्यान रहे ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन से? एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस दे नेवर कम इन द प्ले, राइट, वो कभी भी पिक्चर में नहीं आते हैं। इट्स ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या? ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस एंड नो इंटरनल फोर्सेस। समझा ना। जब भी किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो उसमें यार एक्सटर्नल फोर्सेस काउंट होते हैं, बॉडी के अंदर क्या क्या इंटरनल है ना फोर्सेस चल रहे हैं, दे डू नॉट कम इन प्ले, राइट, दे डू नॉट कम इन द पिक्चर। एक और बड़ी कमाल की बात तुम लोगों को बताता हूँ रिगार्डिंग दिस फ्री बॉडी डायग्राम। तुम लोगों ने देखा है कि यार फ्री बॉडी डायग्राम में हम दो एक्सेस खींचते हैं, चाहे फोर्स का डायग्राम हो, एक्सेशन का डायग्राम हो। तो एक्सेस की चॉइस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है यार, कि एक्सेस जो है हम किस बेसिस पे बनाते हैं। तो देख फ्री बॉडी डायग्राम में जो हम दो एक्सेस चूज करते हैं उनमें से एक एक्सेस वो रहती है जिस डायरेक्शन में सिस्टम का मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन होता है, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर एक्सेस लेते हैं। जैसे मान ले इधर देख, जैसे मान ले बॉडी हॉरिजॉन्टल दौड़ रही है, क्या बॉडी का मान ले हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो एक यार हम वो एक्सेस बनाएंगे जिस डायरेक्शन में सिस्टम का मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल, और दूसरा उसका परपेंडिकुलर, बोले तो वर्टिकल। ये फोर्स हो गया, ये एक्सेशन का डायग्राम हो गया, ऐसा है। जैसे मान ले इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बॉडी मान ले हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नहीं जा रही है, बॉडी मान ले इंक्लाइंड प्लेन पे जा रही है। कैसा जा रही है? बॉडी इज मूविंग अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन। जैसे मान ले इस तरह का कुछ सीन है, इंक्लाइंड प्लेन समझते हो? ये देख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कैसा है? ये क्या है? वर्टिकल सरफेस, कैसा? अब इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, ये ले बन गया इंक्लाइंड प्लेन। ये देख ये ऐसा है, बॉडी स्लाइडिंग डाउन दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो यार ऐसे केस में जब आप एफबीडी बनाने जाएंगे तो एक्सेस आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं लेंगे, इंस्टेड क्या लेंगे? वन एक्सेस इज कंसीडर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बोले तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अदर वन इज परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन। ऐसा ही फोर्स में, ऐसा ही एक्सेशन में, आवाज नहीं आई। ये फोर्स का डायग्राम, ये एक्सेशन है ना, तो बोल रहे। तो एक एक्सेस वो जिस डायरेक्शन मोशन है, दूसरा उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर, एक वो जिस डायरेक्शन मोशन और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ डिफरेंट केसेस पे डील करते हैं।
हेडिंग बना ले, एफबीडी में कौन कौन से स्टैंडर्ड केसेस बन सकते हैं। तो देख ऐसा है, सबसे जो पहला बेसिक एलिमेंट्री सबसे कह सकते हो जो सिंपलेस्ट केस है, सबसे जो सिंपलेस्ट केस बन सकता है यार वो ये है क्या, मान ले यार मेरे पास एम मास का एक ब्लॉक है विच इज कैप्ड एट रेस्ट ऑन टू दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या है, एम मास का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस बैठा है, जैसे तुम लोग बैठे हो मजे से, ठीक है, रिलैक्स, कूल, काम, कंपोज, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ऐसी ब्लॉक भी मजे से बैठा है। इस सेशन में यही थोड़ी देना है, अगले सेशन में देना है ठीक है, बहुत टाइम है, समय भाई साहब कितनी जल्दी निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो देख ऐसा है, अब जैसे मान ले सिस्टम एब्सोल्युटली रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में, इस बॉडी का मान ले एफबीडी खींचना है, क्या करना है, इस बॉडी का यार अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, समझ ले, बाद में छपना है, तो देख ठीक है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमने यार दो डायग्राम बनाए हैं, कौन कौन से, एक फोर्स का, दूसरा एक्सेशन का, ठीक है ना। फोर्स में हम शो करेंगे कौन कौन से फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, जल्दी बता कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बोलो, क्लियर। बॉडी पे लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक यार बॉडी का वेट है, इस बॉडी का अपना पर्सनल वेट है, क्या, mg डाउनवर्ड्स, बॉडी का जो वेट है इट इज mg डाउनवर्ड्स, क्लियर है। और दूसरा क्या, सरफेस अपने परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, आवाज़ नहीं आई, क्या सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा। ये फोर्स का डायग्राम है, ऐसा है। कोई बताएगा एक्सेशन डायग्राम में क्या मिलेगा, एक्सेशन डायग्राम में हमें कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे बैठी है, बॉडी इज एब्सोल्युटली स्टैटिक, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल, बैठा हुआ है, रेस्ट पे है, कोई एक्सेशन नहीं है। जैसे ये है, ये ब्लॉक, ये बॉडी यहाँ पे बैठी हुई है, तो एक्सेशन कितना हो गया, 0, ठीक है, मूव थोड़ी कर रहा है। सबसे पहला, सबसे बेसिक केस यही है, सबसे सिंपलेस्ट केस। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएंगे, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेशन। अगर बॉडी का एक्सेशन 0 तो क्या बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 हो जाएगा, ये सुनो, एक्सेशन क्या है 0, तो यार एक्सेशन 0 हो जाएगा तो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, नेट फोर्स 0 मतलब सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस करा दे। क्या जितना ऊपर की तरफ फोर्स उतना ही नीचे की तरफ फोर्स होना चाहिए, ये सुनो, तभी तो फोर्सेस इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट होंगे इन डायरेक्शन, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तभी तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये सुनो। तो क्या यार इस केस का जो कंक्लूजन होगा, जो आउटकम होगा वही आ जाएगा, क्या जितना ऊपर से उतना ही नीचे से फोर्स, एन बराबर एम जी, मतलब क्या इस केस में सरफेस बॉडी पे उतना ही नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा जितना कि बॉडी का ट्रू वेट है, रियल वेट है, एक्चुअल वेट है, ये सुनो। क्या आउटकम आया, if a body is placed at rest onto a horizontal surface, then the normal reaction exerted by the surface on the body, it is same as weight of the body. जैसे पहला वाला तो बेसिक हो गया रे, उसमें बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी। अब सेकंड केस से हम बॉडी को मूव कराना साहब शुरू कर रहे हैं। जैसे मान ले यार एम मास का एक ब्लॉक है, इट इज कैप्ड ऑन टू अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड मान लिया हॉरिजॉन्टल एंड कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज एक्टिंग ऑन टू दिस ब्लॉक, तो यार फोर्स लगाएगा, पक्की बात है इस केस में बॉडी आगे बढ़ेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो इस केस में बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम को हमेशा ध्यान रखें, एक एक्सेस वो बनाते हैं जिस डायरेक्शन मोशन हो सकता है हॉरिजॉन्टल, जिधर मोशन, दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्लियर है। तो यार पहले फोर्स के डायग्राम पे आते हैं। क्या एफबीडी में फोर्स का डायग्राम तुम्हें चमका, आवाज नहीं आई, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो एक बॉडी का वेट लगेगा mg डाउनवर्ड्स, है ना, क्लियर है, mg डाउनवर्ड्स, ट्रैक अपना परपेंडिकुलर डायरेक्शन बॉडी पे नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा। जिस सरफेस बॉडी रखते हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन लगता है, ठीक है। और यार एक एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लग ही रहा है, F का डायग्राम ऑफ फोर्स इज क्लियर। अब बता एक्सेशन वाला डायग्राम में तुम्हें क्या दिखेगा, देखो इस केस में है ना बॉडी स्टैटिक थी, कोई एक्सेशन नहीं दिख रहा था। इस केस में तो यार बॉडी भाग रही है ना, तो एक्सेशन दिखेगा, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब कैसे पता यार एक्सेशन इसी डायरेक्शन में होगा, इधर भी तो हो सकता है, तो फिर से हाँ, देखो ये भी यार न्यूटन साहब बोल गए हैं, न्यूटन साहब ने हमें क्या बताया सेकंड लॉ ऑफ, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या बताया कि यार डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। आप बॉडी पे जिधर फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेशन आएगा, इधर उधर नहीं हो सकता है,
जिधर फोर्स उस डायरेक्शन का एक्सेशन है ना। तो यार फोर्स इधर लग रहा है तो पक्की बात यार एक्सेशन इधर ही होगा और कहीं हो नहीं सकता है। इक्वेशंस कैसे कैसे बनाएंगे उस पर आते हैं थोड़ा सा। पहले हम लोग वर्टिकल में आते हैं, समझ लो कैसे कैसे, है ना, फिर छाप लेना। ध्यान से देखो, क्या बॉडी का जो भी मोशन हो रहा है सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है? क्या वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो मोशन? भाई जो ब्लॉक है चुपचाप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है। अरे वर्टिकल में थोड़ी कोई मोशन हो रहा है, आवाज़ नहीं है ये। ब्लॉक जो है वर्टिकल में ऐसे थोड़ी भाग रहा है अंडरग्राउंड, समझ ना। तो यहाँ पे जो भी मोशन है वो हॉरिजॉन्टल का है, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है। जिस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होता नेट फोर्स 0 होता है, सारे फोर्सेस बैलेंस रहते हैं। इधर देख, तो यार वर्टिकल डायरेक्शन में मैं देख रहा था देयर इज नो मोशन। अगर बॉडी का कोई मोशन नहीं होगा इसका मतलब इस डायरेक्शन में बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस हैं। तो क्या पहली इक्वेशन तुम्हें चमकी? जितना ऊपर से फोर्स उतना ही नीचे से फोर्स। जब ये फोर्सेस इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड अपोजिट होंगे इन डायरेक्शन, तभी तो वर्टिकल में नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। ब्लॉक चुपचाप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भागते रहेगा, ठीक है। अब आ जाए तो यार ये तो इक्वेशन वही आ रही जो पिछले वाली थी, नहीं? पिछले वाले केस में भी तो यही रिजल्ट आया था। मतलब यहाँ पे भी सरफेस ब्लॉक पे उतनी नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा है जितना कि ब्लॉक का वेट है। यहाँ पे भी नॉर्मल डायरेक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी इट इज सेम एज ट्रू वेट, रियल वेट, एक्चुअल वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में देखो, जिस डायरेक्शन में यार ब्लॉक का मोशन होता है उस डायरेक्शन में वी यूज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर m है। ये सुनो, देख ब्लॉक पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेशन होना चाहिए। और क्या यही फोर्स इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेशन देगा? ये सुनो, देखो जिधर फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेशन, तो इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में एक्सेशन, क्या यही फोर्स इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेशन देगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन? तो क्या यहाँ से बॉडी का एक्सेशन हमने निकाल दिया है, ए बराबर F बाय m, क्लियर है? यही जो सेकंड वाला केस है ना, इसमें आखिरी में एक एग्जांपल चिपका दिया है इन द सेम केस, है ना। एग्जांपल नंबर 2 में ही, मतलब केस नंबर 2 में ही एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, ऐसे ही पढ़ ले, उड़ा देता हूँ, पढ़ लिया। मतलब बेस्ड ऑन दिस केस सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं ना। इधर देख, एवरीवन सी दिस, जैसे बोलेगा साहब t बराबर 0 पे ये ब्लॉक अपनी जर्नी रस से स्टार्ट करता है, ठीक है साहब, बता t समय बाद, किसी भी t समय बाद इस ब्लॉक की लॉसी कितनी होगी? बता t समय में ब्लॉक कितना डिस्टेंस चल जाएगा? तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन घुमा के निकाल सकते हैं? आवाज़ नहीं आई? Yes, sir. ध्यान से देख, क्या बॉडी का जो एक्सेशन आ रहा है वो कांस्टेंट दिख रहा है? देखो एक्सेशन यार जो हम लोग निकालें, समझ लो बाद में छापना। इधर देख, क्या यहाँ पे m है, f है, ये सब कांस्टेंट दिख रहा है। एक गिवन बॉडी के लिए उसका मास कांस्टेंट है, और यार हम एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा ही रहे हैं, तो m कांस्टेंट, f कांस्टेंट, एक्सेशन हो गया ना भाई कांस्टेंट। ये सुनो, m कांस्टेंट, f कांस्टेंट, तो एक्सेशन कांस्टेंट। और यार जब तक एक्सेशन कांस्टेंट होता है वी कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में क्या क्या हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में इनिशियल लॉसी कितनी? 0। बॉडी का एक्सेशन कितना? निकाल ही लिया है F बाय m। यहाँ से तक का समय कितना है t? इस इंटरवल में डिस्टेंस कितना है? इस इंटरवल में फाइनल लॉसी कितनी है वो अपने को निकालनी है, क्लियर? तो देखो वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला घुमाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल रस स्टार्ट कर रहा है एक्सेशन, एक्सेशन तो हम लोग यार कितना है निकाल चुके हैं, और टाइम मान ले t है। तो क्या t टाइम बाद वेलोसिटी क्लियर है? डिस्टेंस निकालने के लिए सेकंड घुमा ले, फॉर डिस्टेंस विल यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या ऐसे बराबर ut प्लस RVD स्क्वायर। ये हो गया 0 हाफ ऑफ एक्सेशन, तो यार निकाल ही चुके हैं F बाय m, और टाइम हो गया t। अरे हाँ ना, तो बोलो रे, समझ पा रहे तुम लोग? क्लियर? छापते चल। तो ऐसे यार सवाल फर्दर, है ना, एक्सटेंड करके पूछ सकता है, तो अप्रोच अपने को पता होनी चाहिए। देखो ये जो हम लोग केसेस डील कर रहे हैं ना, इसमें यार किसी भी केस का यार कोई अपने को फॉर्मूला याद नहीं रखना, ठीक है। डेरिवेशन इसलिए तुम्हें बताए जाते हैं, किस लिए कि यार सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, ठीक है। तो अगर रट्टा मार के गया तो गाड़ी फंस सकती है ना।
और अगर अप्रोच अपने को पता है तो यार गाड़ी फंसेगी नहीं, निकल ले जाओगे, है ना। तो किसी भी केस का कोई भी, है ना, अपने को फॉर्मूला यार याद नहीं रखना है, ठीक है। अपने को बस अप्रोच पकड़नी है यार, कंसेप्ट क्या है ना, कि यार फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, है ना, फोर्सेस कैसे कैसे शो करते हैं, एक्सेशन कैसे कैसे शो करते हैं, हाउ टू फ्रेम आउट द इक्वेशंस, ठीक है। वो पार्ट बस अपने को समझना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। जैसे मान ले अ ब्लॉक इज कैप्ट ऑनटू अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्लियर। और यहाँ पे यार एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, बट दिस टाइम द फोर्स इज नॉट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट इज एट सम एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। कैसा है? एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल, ऐसा है, ठीक है। और यार इस फोर्स को अप्लाई करके द बॉडी इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ऐसा मत सोचना कि यार फोर्स इधर भाग रहा है तो बॉडी इधर भाग गई, हवा मुड़ गई, गया गया गया, पकड़ो पकड़ो, कहाँ जा रहा है रे, ऐसा नहीं है रे। द बॉडी इज नॉट मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फील कर पा रहा क्या है? बॉडी को यार पुल करके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चला रहा है। जैसे मान ले तुम्हारे पास, है ना, तुम सपोज रेलवे स्टेशन पे हो और जैसे वो ट्रॉली बैग्स आते हैं ना, उनको यार पुल कर रहा है ना, तो फोर्स मान ले ऐसे लगा रहा है, लेकिन यार वो पुल तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही हो रहा है, ऐसा थोड़ी एंगल पे पुल हो रहा है। फील कर पा रहे हैं? असलियत में द मोशन इज, है ना, फील कर किलर विजुअलाइजेशन, है ना, एवरीवन सी दिस। जैसे मान ले ये ब्लॉक है और यार फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूँ एट एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल, और फोर्स ऐसे लगा रहा है, लेकिन यार ऐसे नहीं जा रहा है, वो यार हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है, चुक 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 चुक, मतलब सराना बिडू, है ना, ऐसा है, क्लियर। ये कहानी चल रही है, तो वो हॉरिजॉन्टल में ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे एंगल पे जा रहा है, पुल कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ही पुल करते करते ले जा रहा है। ये फंडा है, ठीक है। तो इसमें भी जनरली दो तरह के सवाल बनते हैं, पूछेगा बता सरफेस नॉर्मल एक्शन कितना लगाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे उन्होंने देखा हो कि फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में नॉर्मल एक्शन सेम आ रहा था, कितना, ब्लॉक के वेट के बराबर आ रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसने। देखो तो सबसे पहले यार, है ना, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, छापना नहीं है, पर समझो, फंडा समझे, फंडा समझे, फंडा अंडे का फंडा, ठीक है। आवाज नहीं आई क्या? डायग्राम ऑफ फोर्सेस क्लियर? यस सर। बॉडी पे तीन ही फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? ब्लॉक का वेट हो गया mz डाउनवर्ड्स, ट्रैक का नॉर्मल एक्शन हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल फोर्स एफ एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल, ऐसा है, क्लियर। अब आते हैं एक्सेशन वाला डायग्राम में। बस ध्यान यार ये रखें, एक्सेशन गलती से भी ऐसे मत चिपका देना, नहीं, बहुत सारे बच्चे जोश जोश में देखें, अच्छा फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है तो साहब, अरे तो भाई जीवन में सिर्फ अकेला फोर्स ये दोनों थोड़ी हैं, ये अकेला थोड़ी है, ये दोनों भी तो लग रहे है ना। इन तीनों फोर्स का जो नेट इफेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, ये फंडा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि फोर्स इधर लग रहा है, अकेला फोर्स थोड़ी है, बाकी दोनों भी तो है, ठीक है। सिस्टम पे लगने वाला, देखो यार न्यूटन साहब क्या कह के गए हैं, न्यूटन सर ने बोला था जिधर रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट इज एफ, इट्स नॉट अ सिंगल फोर्स, इट्स द रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, टोटल फोर्स, जिधर रिजल्टेंट फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेशन। तो यार इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इधर लग रहा है, जिसकी वजह से वो इधर भाग रहा है, असलियत में ये कहानी है। फील कर पा रहे हो, है ना। तो ये है, तो समय पता है क्या, सिंस अपने को नोन है कि यार ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में ही स्लाइड कर रहा है, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सेशन ए मान लिया है, क्लियर है। तो अब इस केस में इक्वेशंस कैसे बनाएं, देखो हमेशा ध्यान रखें, फ्री बॉडी डायग्राम में हम जो दो एक्सेस बनाते हैं, सारे फोर्सेस को उन दो एक्सेस के अलोंग रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एफबीडी की एक्सेस क्या है, एक एक्सेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल और दूसरा उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल। तो सारे फोर्सेस को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग ही रिजॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा है, पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या एफ का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा दिख रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा आवाज नहीं आई। यस सर। एफ का थीटा डायरेक्शन में कॉस थीटा, इन परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यार लेट्स स्टार्ट विथ वर्टिकल। वर्टिकल से हम लोग पहले गाड़ी शुरू कर लेंगे। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम का कोई भी मोशन नहीं दिख रहा है भाई, ब्लॉक जो है चुपचाप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है, समझ रहा ना। तो मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है यार, वर्टिकल में तो कोई मोशन नहीं है, जिस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, उस डायरेक्शन में बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो, सारे फोर्सेस बैलेंस,
अब यार ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हुआ है, राइट। पिछले दोनों केसेस में n की वैल्यू mg आ रही थी, यहाँ पे नहीं आएगी, आवाज नहीं आई। इज दिस इक्वेशन क्लियर? Yes, sir. ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स लगेगा इट इज n प्लस एफ साइन थीटा, इट इज नॉट ओनली n। ये सुनो, अरे n तो लग ही रहा है, ट्रैक जो है अपना परपेंडिकुलर डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा है, लेकिन यार f का साइन थीटा कॉम्पोनेंट भी तो लग रहा है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ गए। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना, 10 प्लस 10, और नीचे की तरफ mg, तो 10 बराबर 10। तभी तो यार वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो वर्टिकल में कोई मोशन नहीं होगा, बॉडी चुपचाप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भागता रहेगा। तो यार यहाँ से सरफेस ब्लॉक पे जो नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, क्या उसका रिजल्ट ये आएगा? ये सुनो, घट गया ना, इधर चला गया, माइनस हो गया, तो n बराबर mg माइनस एफ साइन थीटा। तो ये यार रिजल्ट अब चेंज हो गया है ना। तो अब आते हैं हॉरिजॉन्टल में, ये तो यार कहानी हो गई वर्टिकल की। तो देखो, जिस डायरेक्शन में यार मोशन होता है उस डायरेक्शन में वी यूज f बराबर ma, समझा है ना। जैसे यहाँ पे मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में वी विल यूज फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेशन, है ना। घुमा रहा हूँ, दिमाग लगा। क्या हॉरिजॉन्टल में तुम लोगों को ये क्वेश्चन चमकी? Yes, sir. देख, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो क्या हॉरिजॉन्टल में बॉडी पे सिर्फ ये इकलौता फोर्स है, और क्या यही फोर्स बॉडी को उसी डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेशन देगा? ध्यान रखें, जिधर फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेशन। तो बॉडी पे हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है, यही फोर्स बॉडी को इस डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेशन देगा, ये फंडा है। तो फोर्स हो गया F cos थीटा विल प्रोवाइड मास इनटू एक्सेशन टू द बॉडी। तो यार यहाँ से एक्सेशन थोड़ा सा चेंज कर गया। क्या पिछले वाले केस में एक्सेशन आ रहा था F/m, आवाज नहीं आई, इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया। बट यार ये कोई भी जो केस है उसका रट्टा नहीं मारना यार, हर सवाल को इन जनरल डील करना है FBD बना के, इसलिए तुम्हें अप्रोच है ना अच्छे से डिटेल में है ना डेराइव करके बता दे रहा हूँ, तो रट्टा नहीं मारना भाई, है ना। इसी केस में एक छोटा सा एग्जाम्पल चिपकाया उसने, देखो क्या बोलता है। मतलब इसी केस पर बेस्ड कई से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल तुम लोग यार पढ़ पा रहे हो कि यार ये वाला जो केस है, इसमें मान ले t बराबर 0 पे बॉडी रेस्ट स्टार्ट करता है, पूछेगा बता t समय बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, बता t समय में बॉडी कितना डिस्टेंस चलेगा। तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन घुमा के निकाल सकते हैं? सुनो Yes, sir. ध्यान से देखो, क्या बॉडी का एक्सेशन तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा है? एक्सेशन हम लोग अभी भी तो निकाल रहे हैं, F cos थीटा अपॉन m। एक गिवन बॉडी के लिए उसका मास कांस्टेंट रहेगा, और यार बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, और हॉरिजॉन्टल से एक कांस्टेंट एंगल पे लगा रहा है, आवाज नहीं आई। थीटा फ्लक्चुएट थोड़ी कर रहा है, एक फिक्स थीटा पे मान ले 30 डिग्री पे लगा रहा है, ऐसा है ना। तो देखो यार इसमें F कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट, m कांस्टेंट है, तो हो गया ना यार एक्सेशन कांस्टेंट। और जब तक एक्सेशन कांस्टेंट होगा यू कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर है? तो यार यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल के लिए क्या क्या वैल्यू सुना दिख रही हैं? आवाज नहीं आई। बॉडी इस इंटरवल में रेस्ट स्टार्ट करेगी, इनिशियल लॉस से 0, एक्सेशन निकाल ही चुका है F cos थीटा बाय m। यहाँ से तक का टाइम मान ले t है, ठीक है। t टाइम बाद मान ले वेलोसिटी निकालनी है, और t टाइम में डिस्टेंस निकालनी है। बोल वेलोसिटी निकालने के लिए विच इक्वेशन ऑफ मोशन हैज टू बी यूज्ड? फर्स्ट घुमा ले, इनिशियल लॉस से 0, एक्सेशन मान ले F cos थीटा अपॉन m। तो यार ऐसे छोटे छोटे सवाल है ना बन सकते हैं, कैसे कैसे डील करना है, फॉर्मूला नहीं याद रखना है, ठीक है। मेथड अप्रोच है ना, कंसेप्ट बिल्कुल है ना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। या इसी में मान लो यार डिस्टेंस निकालना है, तो सेकंड चिपका दे, ऐसे बराबर ut हाफ ए डी स्क्वायर। तो इनिशियली रेस्ट स्टार्ट करा, इनिशियल लॉस से 0, एक्सेशन की वैल्यू हो गई F cos थीटा अपॉन m, और टाइम मान ले t है, ठीक है। तो यार डिस्टेंस ये हो जाएगा ft स्क्वायर इंटू cos थीटा अपॉन, ठीक है। मोशन अलोंग एन इनक्लाइंड प्लेन। अभी तक यार हम लोग जो केसेस बनाए हैं ये सब एलिमेंट्री बेसिक फंडामेंटल केसेस थे, जैसे बॉडी वॉज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। केसेस वुड बी मच मोर इंटरेस्टिंग अगर बॉडी यार हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करने की जगह एक इनक्लाइंड सरफेस पे स्लाइड करती है। तो ये यार थोड़े से इंटरेस्टिंग केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, है ना। अब मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग एन इनक्लाइंड प्लेन, इसमें भी यार दो फर्दर केसेस बन सकते हैं। हो सकता है बॉडी इज मूविंग डाउन द प्लेन, या हो सकता है बॉडी इज मूविंग अप द प्लेन। ये यार इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है। और इनके जो रिजल्ट हैं वो अपने को यार याद भी रखना है, ठीक है, कई बार यूज होंगे।
क्या है साहब, इफ द बॉडी इज मूविंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, जैसे मान लिया जाए कि साहब एक इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा का एंगल बना रहा है, ठीक है। इससे बेहतरीन इंक्लाइंड प्लेन क्या हो सकता है, नहीं, कलरफुल इंक्लाइंड है ना राइट। और जैसे मान ले यार ये ब्लॉक है, इट इज स्लाइडिंग डाउन दिस इंक्लाइंड, है ना। तो देखो इसमें यार दो फॉर्मूले आए, एक सरफेस के नॉर्मल एक्शन का और दूसरा बॉडी के एक्सेशन का। क्या कि यार अगर बॉडी डाउन द प्लेन मूव कर रही है तो यार ये जो ट्रैक है, जो प्लेन है, वो बॉडी पे इतना नॉर्मल एक्शन लगाएगा, कितना, मतलब बॉडी का मास है, और यार बॉडी का डाउन द प्लेन डायरेक्शन में एक्सेशन कितना होगा, डस जी साइन थीटा। इसको यार एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा कि यार हाँ इसको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है कि अगर बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे डाउन द प्लेन स्लाइड कर रही है ना, तो बॉडी का एक्सेशन कितना डाउन द प्लेन, जी साइन थीटा। इंक्लाइंड प्लेन जो है बॉडी पे कितना नॉर्मल एक्शन लगाएगा, एम जी कॉस थीटा। छाप ले डेरिवेशन बातें, है ना। अब देखिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाने जाओगे तो थोड़ा सा चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा। अभी तक सीधा सीधा चिपका देते थे, नहीं, क्योंकि अभी तक बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भागता था, तो एक यार एक्सिस हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या यार फ्री बॉडी डायग्राम के जो दो एक्सेस देखेंगे वो इस तरह से देखेंगे, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, स्टार्टिंग में बता दिया तुम लोगों को। हाँ हाँ हाँ, जी मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी मतलब क्या है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। एम मतलब बॉडी का मास है, ब्लॉक का मास है, और थीटा क्या है, इट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, देख रहा है, इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, वो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, एक एक्सेस हम वो पकड़ेंगे जैसा एक्शन मोशन हो रहा है, और दूसरा यार उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक वो जिधर मोशन, दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक वो जिधर मोशन, दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। पहले फोर्स का डायग्राम पे आते हैं। बॉडी पे यार कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, किन किन डायरेक्शन लग रहे हैं, आवाज़ नहीं आई, क्या फोर्स का डायग्राम क्लियर। बॉडी का वेट हो गया एमजे डाउनवर्ड्स, सरफेस अपना परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा। सरफेस अपना परपेंडिकुलर, सरफेस ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड अपना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा। अब यार ये जो इंक्लाइंड का परपेंडिकुलर है ना, इसको मैं पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, ध्यान से सोचो, क्या यार ये एंगल और ये एंगल तुम्हें बराबर दिख रहा है? क्या इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं, जितना एंगल प्रोजेक्टाइल में तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, जितना एंगल इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से बनाता है उतना ही इंक्लाइंड नॉर्मल वर्टिकल से बनाता है। डू यू रिमेंबर? फिर से बताता हूँ, देख याद रखना यार, बहुत है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग आउटकम। सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें। इधर देखो, जैसे मान ले यार एक लाइन मैंने वर्टिकल खींची और ये इंक्लाइंड है, एक मैंने है ना इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर खींची। क्या बोला? इंक्लाइंड का परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो यार ये थीटा, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, पूरा 90, ये थीटा 90, ये बता कितना होगा, आवाज़ नहीं आई, ये थीटा ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दे, 180 में से हटा दे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्रायंगल इज 180। तो यार ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 10 प्लस 10, क्या, इन दोनों को जोड़ दे, 90 प्लस एटा, 180 में से हटा दे, कितना आएगा, इट इज़ 90 माइनस एटा। अब सोच, ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड का नॉर्मल है, क्या ये एंगल 90 दिख रहा है, 90 माइनस एटा हटा दे, आवाज़ नहीं आई, क्या 90 माइनस एटा हटा दे, तो कितना आएगा यार, थीटा ही तो आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है, कई बार हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करेंगे एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, याद रख ले। क्या बोला मैंने, जितना एंगल इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से बनाएगा उतना ही इंक्लाइंड का नॉर्मल वर्टिकल से कई बार यूज होगा। वैसे तुम्हें ये जो है मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, जहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, ए बराबर जी साइन थीटा, उस डब्बे के बाद वाला पैरा पढ़ के यही पॉइंट उसमें लिखा दिया है, एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सेम एज एंगल मेड बाय नॉर्मल टू द प्लेन विद द वर्टिकल। आवाज़ नहीं आई, समझ रहे हो ना कहाँ पे बोल रहा हूँ। जहाँ पे ये डब्बे दिख रहे हैं ना, एन बराबर एम जी कॉस थीटा, ए बराबर जी साइन थीटा, उसके बाद वाला पैरा पढ़ ले, तो उसमें लिखा भी दिया है, एक बार देख ले, है ना जी साहब। तो ऐसा है, कैसा है, इधर देखो। तो अब जो है कहानी ऐसी है, इधर देखो। तो जब यार ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि इधर देखो, जितना इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से बनाएगा उतनी इंक्लाइंड नॉर्मल वर्टिकल से, इधर देख, इधर देख, इंक्लाइंड का नॉर्मल वर्टिकल से, कैन वी से दिस एंगल इज थीटा,
ये इंक्लाइंड का नॉर्मल, ये इंक्लाइंड का नॉर्मल, इंक्लाइंड का नॉर्मल वर्टिकल, इंक्लाइंड का नॉर्मल वर्टिकल, इंक्लाइंड का नॉर्मल वर्टिकल, थीटा थीटा थीटा। एंगल समझ में आ गया? कौन सा एंगल? दस एंगल, शुड बी इक्वल टू 10 एंगल। ठीक है, देखो अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल में जा रही है तो यार एक्सेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनते हैं, और यार जो एक्सेस एफबीडी के हैं हम सारे फोर्सेस उन दो एक्सेस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। फंडा क्लियर कर, रट्टा नहीं मारना है। यहां पे जो मोशन हो रहा है अलोंग द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन, तो यार एफबीडी के जो एक्सेस हैं उन एक्सेस के अलोंग हम सारे के सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो क्या सारे के सारे फोर्सेस यहां पे रिजॉल्व होंगे अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, नॉट अलोंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसे पिछले वाले केस में किया था हमने। एफबीडी के जो एक्सेस हैं उन एक्सेस के अलोंग हम फोर्सेस को रिजॉल्व कराते हैं। देख तो यार एमजी के बैंड में जा रहा हूँ, क्या एमजी का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पाउंड दिख रहा है? क्या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पाउंड दिख रहा है? और क्या तुम लोग जाग रहे हो? जागते रहो, आवाज़ नहीं आई। Yes. चलो वेरी गुड। हाँ कुछ लोग तो हैं यार जाग रहे हैं, ठीक है। इधर देख, पहले ध्यान सुन, क्या ये एंगल 90 देख रहा है? आप किसी भी वेक्टर को कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने कौन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखे? अलोंग द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन। एमजी का थीटा डायरेक्शन में कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा। अच्छा एक्सेशन वाले डायग्राम में बोलो तुम्हें क्या देखेगा और किधर देखेगा? आवाज़ नहीं आई भाई साहब। बॉडी का एक्सेशन होगा डाउन द प्लेन, नीचे भाग रहा है ना, तो यार बॉडी का एक्सेशन होगा डाउन द इंक्लाइंड इस डायरेक्शन में। छापते चले? हाँ हाँ छापते चलो। इक्वेशन बताता हूँ कैसे कैसे इक्वेशन बनाएगा। तो यार पहले हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। क्या? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। ध्यान से सोचो, क्या यार बॉडी का जो भी मोशन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अलोंग द इंक्लाइंड हो रहा है? क्या प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देयर इज एब्सोल्युटली नो मोशन? और क्या जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो? ये सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस। भाई जो भी मोशन हो रहा है यार अलोंग द प्लेन हो रहा है ना, प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में थोड़ी हो रहा है। ब्लॉक जो है प्लेन को तोड़ के इधर थोड़ी भाग रहा है, ब्लॉक तो चुपचाप ऐसे जा रहा है। तो यार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, उस डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस। तो क्या यार इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस हम बैलेंस करा सकते हैं? तो क्या ये क्वेश्चन तुम सबको चमकी? ये सुनो, Yes, sir. जितना इधर फोर्स उतना इधर फोर्स, तभी तो यार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो रहेगा, तभी तो परपेंडिकुलर में कोई मोशन नहीं होगा और बॉडी चुपचाप अलोंग द प्लेन भागती रहेगी। छाप तो चल। Yes, sir. अब आजा अलोंग द प्लेन, अलोंग द इनक्लाइंड प्लेन। देखो जिस डायरेक्शन में सिस्टम का मोशन होता है उस डायरेक्शन में वी यूज एफ बराबर एम ए। ये सुनो, जिस डायरेक्शन में सिस्टम मूव करती है उस डायरेक्शन में हम घुमाते हैं फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेशन। क्लियर? इधर देख, तो यार बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर रही है अलोंग द प्लेन, तो यार इस डायरेक्शन में हम लोग घुमाएंगे एफ बराबर एम ए। ध्यान से देख, क्या जिस डायरेक्शन में ये फोर्स है क्या उस डायरेक्शन में एक्सेशन है? और क्या यही फोर्स इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेशन देगा? क्या इक्वेशन तुम्हें ये चमकी? अरे हाँ ना तो बोलो। क्लियर है? जिधर फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेशन, यही फोर्स ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेशन देगा। एम एम जाएगा, ए आएगा, आ गया। हाँ ये तो बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है, छोटे। छाप ले। तो यार रिजल्ट इनके है ना, ये स्टैंडर्ड है यार, ये याद रखना है, ठीक है? जिसको याद रखना है मैं बता दूंगा, ठीक है? सो बेस्ड ऑन दिस केस सवाल क्या पूछ सकता है? कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं? इधर देख, जैसे बोलेगा साहब कि मान ले मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है? मान ले इंक्लाइंड का यार लेंथ एल है, ठीक है साहब? एक ब्लॉक है, एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, उसको हम इंक्लाइंड के टॉप से रेस्ट रिलीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार नीचे भागेगा, किस एक्सेशन से भागेगा? जी साइन थीटा। याद रखना, छप जाना चाहिए, दोनों फॉर्मूले बोल बिना देख के। नॉर्मल एक्शन कितना? एम जी कॉस थीटा, एक्सेशन कितना? जी साइन थीटा। छप जाना चाहिए, राइट? क्लास के बाहर निकलो, सारे फॉर्मूले दिमाग में छप जाना चाहिए। छपा कि नहीं? छाप लिया। आओ अब देख, जैसे मान ले ब्लॉक को रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? क्या होगा? नीचे भागेगा, ऑब्वियस बात है नीचे भागेगा। ऊपर क्यों भागेगा? तो ऊपर भाग सकता है क्या? नीचे मान ले पसंद नहीं है, छोड़ो यार, नीचे तो डेली जाते हैं, आज ऊपर जाके देखते हैं कैसा लगता है। ऊपर भाग सकता है क्या? अरे ग्रेविटी नीचे लग रही है, नीचे खींचेगा, ब्लॉक को छोड़ेगा ना, तो एमजी तो नीचे लग रहा है ना,
इसका एक कॉम्पाउंड लग रहा है इधर, mg का कौन सा कॉम्पाउंड लग रहा है, mg sin थीटा, ये इसको नीचे खींच लेगा, आजा 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 ठीक है। तो यार सवाल पूछेगा कि फाइंड आउट टाइम टेकन बाय दिस बॉडी टू रीच द बॉटम एंड फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द बॉटम। कितने समय बाद टॉप टू बॉटम पहुंचेगी, जब बॉटम पहुंचेगी उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, निकाल सकते हो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यस और नो। क्या ध्यान से सोच, इस केस में बॉडी का जो एक्सेशन है तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा है, आवाज नहीं आई, दोनों पैरामीटर्स कांस्टेंट है ना, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कांस्टेंट, और इंक्लाइन प्लेन क्या है, थीटा जो है फिक्स है ना, इंक्लाइन जो है हमारा फिक्स है, फ्लक्चुएट थोड़ी कर रहा है, इंक्लाइन गेम खेल रहा है ऐसे थोड़ी कर रहा है, झूल रहा है इंक्लाइन, नहीं ब्लॉक का भी मजा आ रहा है ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है, जी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, एक्सेशन कांस्टेंट है, हाँ ना, तो बोल रहे आवाज नहीं आई, तो क्या एक्सेशन कांस्टेंट हो गया, वी कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी के लिए क्या वैल्यूज हम ये चिपका सकते हैं, आवाज नहीं आई, Yes, sir. वैल्यूज समझ में आ गई, क्या क्या वैल्यूज। तो देख ऐसा है, सुन, तो यार यहाँ से तक इंटरवल इनिशियल लॉस 0, एक्सेशन निकाल चुका है जी sin थीटा, यहाँ से तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है L, ठीक है, टाइम निकालना है, लॉस निकालना है, जल्दी बोल, टाइम निकालने के लिए विच इक्वेशन ऑफ मोशन, Second. ठीक है भाई, सारी वैल्यू तुम्हारे सामने चिपका दे, तो एस हो गया, यू हो गया, सारी वैल्यूज है ना चिपका दी है, ठीक है, इतना निकल आएगा। क्या है, तो क्या टी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें ये दिख रही है, ये सुनो 2L/g इंटू साइन थीटा, नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे आ गया, साइन थीटा नीचे आ गया है ना, तो क्या टाइम की वैल्यू तुम्हें ये दिख रही है, मान ले से वेलोसिटी निकाल रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन घुमाएंगे, फर्स्ट या थर्ड, दोनों से निकाल सकते हो, दोनों से, तुम्हारी श्रद्धा है, इट्स ऑल अबाउट योर श्रद्धा, श्रद्धा फॉर फिजिक्स, ठीक है। तो देखो u कितना 0, एक्सेशन कितना जी sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट उतना ही जितना कि इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ था 2gl sin थीटा, 2gl sin थीटा। तो यार ऐसे सवाल फर्दर इसी में एक्सटेंड करके पूछ सकता है अपने को यार, है ना, क्लियर होना चाहिए। बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है, अप द प्लेन, ठीक है ना। तो देखो ऐसा है, जैसे मान ले यार ये इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है। अब यार बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया उसने किसी वेलोसिटी से, पिछले केस में बॉडी वाज मूविंग डाउन द प्लेन, हियर इट इज मूविंग अप द प्लेन। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन का एक्सप्रेशन होता है, इस केस में भी जो नॉर्मल रिएक्शन का एक्सप्रेशन होता है यार वो तो सेम रहता है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि बॉडी का जो मोशन है वो एक्सलेटेड ना होके रिटार्डेड मोशन हो जाता है। नेवरदलेस जो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है वो यार सेम रहता है। अच्छा सोच के बोल, क्या यही दो फॉर्मूले हम लोग पिछले केस में भी कर चुके हैं, या सुनो, Yes, sir. द ओनली डिफरेंस है यहाँ पे जो मोशन है ना वो एक्सलेटेड ना होके ना वो रिटार्डेड हो जाता है। क्या बोले क्यों हो जाता है बताता हूँ। तो आओ थोड़ा सा एफबीडी खेलते हैं, ठीक है। एफबीडी कौन सी बीडी, एफबीडी। आओ पहले फोर्स का डायग्राम खींचते हैं। तो यार ये तो बिल्कुल सेम कहानी हो गई है, सुनो देखो उसको यार याद रख ले, क्या जो मैंने डायग्राम बताया था कि यार जितना एंगल इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से बनाता है उतना ही एंगल इंक्लाइंड का नॉर्मल वर्टिकल से, इसको याद रख ले, कई बार जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो यार ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस, ब्लॉक का वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना वेट होगा, और यार ये जो ट्रैक है वो अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा सा पीछे खींच देते हैं, जितना एंगल इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से बनाएगा उतना एंगल इंक्लाइंड का नॉर्मल वर्टिकल से बनाता है, ये करनी है। तो यार है ना, जितना इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से उतना ही इंक्लाइंड का नॉर्मल, इंक्लाइंड का ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड का नॉर्मल है ना, उतना ही इंक्लाइंड का नॉर्मल वर्टिकल, इंक्लाइंड का नॉर्मल वर्टिकल से। तो क्या यार ये एंगल तुम्हारे बराबर दिख रहा है, इंक्लाइंड का नॉर्मल वर्टिकल से, ये थीटा। एफबीडी में जो एक्सेस रहती हैं उन एक्सेस के अलॉन्ग हम सारे के सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस क्या है, अलॉन्ग द प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन, है ना। तो देखो
क्लियर है भाई? mg का थीटा के डायरेक्शन में cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin थीटा। क्लियर? ये तो हो गया यार फोर्स का। एक्सेशन सोच के बोलो, बॉडी ऊपर जा रही है तो यार अप द प्लेन शो करेगा कि डाउन द प्लेन शो करेंगे? आवाज नहीं है। Down the plane. अप द प्लेन कि डाउन द प्लेन, सोच के बोल। Down the plane. हाँ। देखो एक्सेशन जरूरी नहीं है यार बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में हो सकता है मोशन के डायरेक्शन में हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है किसी एंगल पे हो। एक्सेशन का डायरेक्शन वो है जिस डायरेक्शन में फोर्स है। ऐसा हम नहीं बोलते हैं, ऐसा सर न्यूटन बोलते हैं, सर आइजैक न्यूटन, अवर लेट एंड ग्रेट सर न्यूटन। न्यूटन साहब ने क्या बोला? जिधर फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेशन। रुको 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 रुको, रट्टा नहीं मारना है ना, फंडा क्लियर कर। इधर देख, क्या बॉडी पे अलोंग द प्लेन जो फोर्स दिख रहा है वो डाउन द प्लेन फोर्स है, तो क्या जिधर फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेशन? डल रिस्पॉन्स, ये सुना। Yes, sir. अलोंग द प्लेन किधर? ऊपर किधर थोड़ी कोई फोर्स दिख रहा है, तो ऊपर यार कहीं से होगा एक्सेशन, है ना? तो यार अलोंग द प्लेन जो फोर्स है वो तो नीचे है, डाउन द प्लेन, इसलिए एक्सेशन भी डाउन द प्लेन। ये फंडा है, और इसलिए इस एक्सेशन को हम बोलते हैं क्या? रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेशन नीचे है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया। देख पिछले वाले में क्या था? एक्साइटेड मोशन था, क्योंकि यार वेलोसिटी भी नीचे थी, एक्सेशन भी नीचे था, तो बॉडी एक्साइट कर रहा था, समय के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही थी। यहाँ उल्टा है, रिटार्डेड मोशन है, समय के बढ़ने से वेलोसिटी घटेगी, ऐसा है। क्लियर है? तो देखो ये यार क्या है? रिटार्डेशन है। क्या है दोस्त? रिटार्डेशन। अब इसमें इक्वेशंस देखो कैसे कैसे बनाते हैं। हाउ टू फ्रेम आउट द इक्वेशंस। तो पहले यार जर्नी हम लोग शुरू कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन से। ठीक है, जो भी मोशन आपको दिख रहा है अलोंग द प्लेन दिख रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है। जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है क्या उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होता है, सारे फोर्सेस बैलेंस होते हैं। ये सुनो, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देयर इज नो मोशन। जिस डायरेक्शन मोशन नहीं उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, सारे फोर्स बैलेंस। क्या एनुअल बैलेंस mg cos थीटा। ये सुनो, और क्या यही क्वेश्चन हम लोग यार पिछले केस में भी दिख रही थी। ये सुनो, जब ये दो फोर्सेस इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड अपोजिट होंगे इन डायरेक्शन, तभी तो डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा एंड देयर विल बी नो मोशन परपेंडिकुलर टू प्लेन, और बॉडी चुपचाप अलोंग द प्लेन भागते रहेगी। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं अलोंग द प्लेन। देख जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन में वी यूज एफ बराबर एम ए। ये सुनो, जिस डायरेक्शन में मोशन वहाँ पे हम घुमाते हैं एफ बराबर एम ए। ध्यान से, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेशन। क्या यही फोर्स इस बॉडी को इस डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेशन प्रोवाइड करेगा? क्या इक्वेशन सबको क्लियर है? Yes. ये फोर्स इस डायरेक्शन बॉडी को मास इनटू एक्सेशन देगा, एम ने एम को मारा। हाँ, तो ये छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, बस ध्यान ये रहे। क्या? दिस इज नॉट एक्सेशन, दिस इज रिटार्डेशन। जैसे मान ले एक इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा। इंक्लाइन के बॉटम से एक पार्टिकल को यू की वेलोसिटी से फेंकता है, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? इट्स मोशन विल बी रिटार्डेड मोशन। ये सुनो, रिटार्डेशन है ना भाई। क्या जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इवेंचुअली द पार्टिकल स्टॉप्स। ये सुनो, तो यार यही इसमें सवाल पूछ सकता है क्या कि फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच दिस पार्टिकल स्टॉप्स एंड फाइंड आउट द स्टॉपिंग डिस्टेंस। बता कितना डिस्टेंस से ट्रैवल करने के बाद पार्टिकल शहीद हो जाएगा? शहीद मतलब स्टॉप कर जाएगा। तो क्या हम लोग फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन चिपका के निकाल सकते हैं? ये सुनो, Yes. यहाँ पे भी ध्यान से देखें। क्या यार बॉडी का तुम्हें एक्सेशन कांस्टेंट दिख रहा है? ये सुनो, बॉडी का जो एक्सेशन है जी कांस्टेंट है, थीटा है ना कांस्टेंट है, तो हो गया ना भाई एक्सेशन कांस्टेंट। यू कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में क्या क्या वैल्यूज़ हैं? बोलो भाई, क्या वैल्यूज सबको क्लियर हैं? ये सुनो, देखिए सेंटर वाल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये फाइनली बॉडी स्टॉप कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेशन को मैंने नेगेटिव क्यों रखा? क्योंकि पॉजिटिव नहीं रखा। अरे रिटार्डेशन है ना भाई, वेलोसिटी इधर पॉजिटिव, एक्सेशन इधर, अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, इसलिए नेगेटिव है। रिटार्डेड मोशन है ना,
यहाँ से तक का टाइम निकालना है, इस इंटरवल में डिस्टेंस निकालना है। बोल, टाइम निकालने के लिए विच इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट घुमा दे। ठीक है, क्लियर भाई, समझ आगे वैल्यूज। तो वी आर 0 हो गया, इनिशियल लॉस यू एक्सेशन माइनस जी साइन थीटा और टाइम मान लेटी है। क्लियर? इसको इधर लगे, पास हो गया। तो यहाँ से मेरा टाइम निकला है, डिस्टेंस निकालने के लिए विच इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकंड भी घुमा सकते हो, थर्ड भी घुमा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बेहतर है थर्ड घुमा ले। इधर देखो, फाइनल लॉस थी 0, इनिशियल लॉस थी यू, एक्सेशन कितना साइन कन्वेंशन के साथ है ना, नेगेटिव रखेंगे। डिस्टेंस कितना है निकल आएगा। क्या किया समझ में? ये पूरा पार्टी इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो एस क्या अपना ये आ जाएगा। तो ऐसे यार इसमें छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं। सो इसमें हमने इंक्लाइंड प्लेन के जो 2 केसेस पढ़े हैं उनमें यार इस तरह से रिजल्ट अपने को याद रखना है। क्या? कि चाहे बॉडी नीचे जा रही हो, चाहे इंक्लाइंड प्लेन ऊपर जा रही हो, इंक्लाइंड प्लेन पे चाहे नीचे जा रहा है चाहे ऊपर जा रहा है, दोनों केसेस के जो रिजल्ट हैं यार वो सेम है। नॉर्मल डायरेक्शन दोनों में कितना? mg sin थीटा। दोनों केस में एक्सेशन का फॉर्मूला कितना? g sin थीटा। बस ध्यान ये रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि अगर बॉडी नीचे जा रही है तो वही g sin थीटा क्या होता है? एक्सेलेरेशन। और अगर बॉडी ऊपर भाग रहा है तो वही g sin थीटा क्या हो जाता है? बॉडी का रिटार्डेशन। बस इतना याद रखना है। क्लियर है भाई? रिटार्डेशन क्यों होता है? देखो सब लोग ध्यान सुन, इधर देख, यहाँ पे जब फोर्सेस देखे थे, ठीक है भाई साहब, तो यार mg था, ये थीटा के डायरेक्शन में mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। अब भाई साहब बॉडी को आपने प्रोजेक्ट इधर किया है लेकिन फोर्स तो इधर लग रहा है, और जिधर फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेशन, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। आवाज नहीं आई? निके समझ में आ गए? जिधर फोर्स उधर एक्सेशन, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेशन ऑपोजिट हैं, इसलिए वो रिटार्डेशन है। फर्स्ट केस में क्या था? इधर देख, फर्स्ट केस में बॉडी इधर जा रही थी और यार इसी डायरेक्शन में mg sin थीटा, तो उसी डायरेक्शन लगेगा, है ना। और जिधर फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेशन, तो फर्स्ट केस में क्या था? वेलोसिटी एक्सेशन दे वर इन द सेम डायरेक्शन एंड देयरफॉर दिस मोशन वाज एक्सेलरेटेड मोशन। अब फंडा क्लियर है? थ्योरी काफ़ी हो गई है। आई होप तुम लोग यार थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो गए होगे, नहीं? तो अब कुछ चलते चलते 2-4 सवाल हो जा रहे। सब लोग पेज नंबर 49 पहुँचे। पेज नंबर 49 में आ जाए। 49 में टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। इसके पहले दोनों सवाल उड़ा दे। आंसर्स वैसे तुम लोगों को बता देता हूँ। सवाल नंबर 1 में जो आंसर्स हैं, हाथ तो उठाओ रे, बनाए क्या? क्या बता, कई सारे बच्चों का बन गया। वेरी गुड। खैर हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो यार सेकंड वाले में क्या ख्याल है? ख्याल तो गालिब काफ़ी अच्छा है, बना ऑलमोस्ट सबका बन गया है ना। देख तो सब ऐसी कहानी है कि मान ले यार इंक्लाइंड है ना, एम मास का ब्लॉक बैठेला है, ठीक है? ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन दिस इंक्लाइंड। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक? व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक? ब्लॉक का यहीं पे एबीडी बना ले रहा हूँ, ठीक है? कौन वाला से बनाए? ये यार इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड का नॉर्मल है। हमेशा ध्यान रख, जितना एंगल इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल बनाएगा उतनी इंक्लाइंड का नॉर्मल वर्टिकल बनाएगा। खड़ैक थीटा। एमजी की बैंड बजा। ब्लॉक का वेट एमजी लग रहा है और ट्रैक का नॉर्मल डायरेक्शन अपना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से लग रहा है। एमजी का थीटा का डायरेक्शन में कंपाउंड एमजी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एमजी sin थीटा। आवाज नहीं आई? ये सुनो, अब ध्यान से देखो यार, क्या ब्लॉक का जो भी मोशन हो रहा है यार वो तो अलोंग द प्लेन हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है। तो क्या ऐसा डायरेक्शन नेट फोर्स 0 होना चाहिए? क्या दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? तो ध्यान से देख, क्या दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक? डल रिस्पॉन्स। अगर पूछता है सवाल में, तो देख व्हाट इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? इट्स ओनली mg sin थीटा। कोई mg cos थीटा नहीं आएगा, कोई n नहीं आएगा, क्योंकि यार ये दोनों एक दूसरे से निपट गए। ले देखे, दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज
It's mg sin theta, which is answer of your first part. अब यार सेकंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे समझ. What is the net force exerted by the block on the plane? ये क्या पूछ रहा है? Net force exerted by the block on the plane. रुको रुको रुको, चाहे पूछे फोर्स exerted by the block on the plane, चाहे पूछे by the plane on the block, क्या वो नॉर्मल डायरेक्शन है? ये सुनो. Yes, sir. अरे प्लेन ब्लॉक पे कौन सा लगाएगा फोर्स? नॉर्मल डायरेक्शन. और जितना नॉर्मल डायरेक्शन प्लेन ब्लॉक पे उतना ही ब्लॉक प्लेन पे. आवाज नहीं आई. पहले फंडा समझ यार, ये पूछ क्या रहा है, लैंग्वेज क्या है. इधर देख यार, जो प्लेन है वो ब्लॉक पे तो एक ही फोर्स लगा सकता है ना भाई. एमजी थोड़ी लगा रहा है, एमजी तो अर्थ लगा रही है. सरफेस जो इंक्लाइंड है वो तो यार नॉर्मल ही लगा रहा है ना. तो जितना नॉर्मल सरफेस ब्लॉक पे उतना ही ब्लॉक सरफेस पे. तो चाहे पूछे फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द प्लेन या बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, इट्स सेम एज नॉर्मल एक्शन है ना. देखो, चाहे यार सवाल में अपने को पूछे फोर्स बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, ठीक है ना, चाहे पूछ ले बाय द ब्लॉक ऑन द प्लेन. ओके एंड दिस इज नथिंग बट अवर नॉर्मल रिएक्शन. और क्या यार, नॉर्मल रिएक्शन तो हम लोग रट्टा मार चुके हैं. ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन में चाहे कोई भी केस मान ले, बॉडी नीचे भाग रहा है ऊपर भाग रहा है, क्या नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एमजी कॉस थीटा रहता है? या सुनो, और जो डायग्राम में भी दिख रहा है इधर देख, जितना इधर से फोर्स उतना इधर से फोर्स. तो आंसर क्या होगा सेकंड पार्ट का? समझ आ गया? सवाल नंबर, बोलो भाई, हाथ तो उठाओ. सवाल नंबर 7 पढ़ ले, सवाल नंबर 8 पढ़ ले, दोनों सेम प्रोफाइल के सवाल हैं. सवाल नंबर 7 देख ले, सवाल नंबर 8 देख ले, सिमिलर प्रोफाइल के क्वेश्चंस हैं. सवाल नंबर 7 में बोलता है अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स एफ, एक्सेशन ए. जैसे मान ले यार कोई बॉडी है मास की, उस पर कुछ फोर्स एफ लगा रहा है, एक्सेशन ए मिल रहा है. तो यार एक्सेशन हम सबको पता है, बच्चे को पता है क्या, एक्सेशन इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ मास. ठीक है ना. तो यार पहली क्वेश्चन सबको क्लियर है, एक्सेशन बराबर फोर्स ऑफ मास. सेकंड केस में बोलता है व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस. क्या बोला? इफ इट इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एट राइट एंगल टू ईच अदर. उसने बोला साहब दो फोर्सेस लगाते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं एफ ईच, और दोनों के बीच का थीटा कितना दिख रहा है? 90. इस सिचुएशन में बता अब बॉडी का एक्सेशन कितना हुआ. तो देख अप्रोच वही है, ऐसे सिचुएशन में हम बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स देखते हैं, टोटल फोर्स देखते हैं, रेजिलेंट फोर्स देखते हैं. कैसे देखेंगे? यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा. तो उससे रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स को मास से उड़ा दे, एक्सेशन निकल आएगा. दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं सुन ध्यान से. सबसे पहला काम, बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो. डायरेक्टली मैं फॉर्मूला घुमा रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा. ठीक है, तो यार ए की वैल्यू या बी की वैल्यू एफ ईच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और सिंस दोनों के दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं. परपेंडिकुलर मतलब थीटा इज 90, तो ट्वाइस ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा मतलब 90. कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0. तो यार रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर. और यार ये पार्टी क्या पूरी 0 हो जाएगी. तो यहाँ से क्या रिजल्टेंट फोर्स आ गया अपने पास? ये सुनो, फोर्स आ गया, एक्सेशन आसानी से निकाल सकते हैं. फोर्स जब पता है तो नया वाला एक्सेशन रिजल्टेंट फोर्स एंड डिवाइड बाय टोटल मास. फोर्स निकाल चुका, चिपका दे. तो नया वाला एक्सेशन हो जाएगा कितना? रिजल्टेंट फोर्स हो गया f√2 एंड डिवाइड बाय मास. सेकेंड इक्वेशन क्लियर? बोल. इक्वेशन नंबर 2 सबको समझ में आ गई? दोनों को उड़ा दे मतलब डिवाइड करा ले. डू इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1. एलसीएस उड़ा दे, आरएचएस उड़ा दे. आवाज नहीं आई, है ना? तो बोलो रे. एलसीएस उड़ाएगा ए प्राइम अपॉन ए, आरएचएस उड़ाएगा f√2/m और डिवाइड बाय f/m. एफ ने एफ को मारा, एम ने एम को मारा, तो क्या एक्सेशन a√2 हो जाएगा. क्लियर? छापते चले.
बिल्कुल सिमिलर है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर जो नेक्स्ट है बिल्कुल सिमिलर सवाल है, नीट में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है इन क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉडी ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स f, ठीक है, एंड द एक्सेशन प्रोड्यूसेस a। मतलब मान ले यार m मास का बॉडी, f का फोर्स लगाया, एक्सेशन बोलता है, तो यार कोई दिक्कत नहीं, पहली क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आ गई, एक्सेशन बराबर फोर्स ऑफ मास, क्लियर है। अब सेकंड केस यार इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेकंड केस क्या बोलता है, इफ 3 फोर्सेस ईच इक्वल टू एफ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एक्ट ऑन द सेम बॉडी। अब बता एक्सेशन कितना। देख सेकंड केस इसका जो है ये यार शानदार है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें यार, है ना। क्या बोलता है कि यार इस बार बॉडी पे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 फोर्सेस लगा देता है, और तीनों की क्या प्रॉपर्टी है, तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, और हर 2 फोर्सेस के बीच का जो थीटा दिख रहा है वो सेम है, कितना 120 डिग्री ईच, 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना 360, ऐसा है। अब बता बॉडी का रिजल्टेंट एक्सेशन कितना जनरेट होगा। तो सबसे पहले सोच के बोल कि यार इस सिचुएशन में इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स निकालें कैसे। भाई ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, ये तो यार 2 वेक्टर्स का पढ़ते हैं, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यार यहाँ पे तो है ना 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, कोई बताएगा। तो यहाँ पे यार वेक्टर्स के फंडे लगेंगे। एनीबडी, एनी आइडिया हाउ टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। अगर मान ले 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 50 हैं, देन हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। तो यार ये हम लोग ये हम लोग पता है वेक्टर्स में पढ़े रहे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में। वेक्टर्स के यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स निकाल के तुम लोग रिजल्टेंट निकालोगे। देखो कैसे कैसे कॉम्पोनेंट्स पकड़ रहे हैं, इधर देख थोड़ा सा यार, है ना, फील करें। डायग्राम यार अलग से बना लेता हूँ, है ना। देखो पूरा एंगल 120 है, ये एंगल बाइसेक्टर होगा क्या, 60-60 बैठेगा, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, पूरा 120 चला गया ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो बॉडी कितनी कितनी हो गई 60-60। अब यार इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व कर ले, कॉम्पाउंड ले ले, हम सब पढ़ते हैं, एक का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पाउंड, एक और थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा। तो ध्यान से देख, क्या समझ लो बात में अपना, अच्छा सवाल है ना, पेशेंस समझे बस। क्या एफ का 60 के डायरेक्शन में कॉम्पाउंड हो जाएगा, एफ का 60 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पाउंड हो जाएगा, आप साइन 60। ये सुनो, थीटा के डायरेक्शन में कॉस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन, वही कहानी फॉर दिस एफ। इधर देख एफ का कॉम्पाउंड कैसे ले रहे हैं, है ना, ध्यान देना। एफ का क्या इस डायरेक्शन में कॉम्पाउंड देख रहा है एफ का 60, और क्या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पाउंड देख रहा है एफ साइन 60। ये सुनो, एफ का कॉस 60 साइन 60। अब ध्यान से देख, क्या यार ये एफ साइन 60 ये एफ साइन 60 एक दूसरे को उड़ा देंगे। अच्छा ये एफ कॉस 60 प्लस एफ कॉस 60 क्या हो जाएगा, 2f कॉस 60। आवाज़ नहीं आई। क्या इस डायरेक्शन में तुम्हें नेट फोर्स दिख रहा है, और इधर वाला तो यार कांस्टेंट है, कितना एफ कॉस 60 प्लस एफ कॉस 60 कितना हो जाएगा, 2f कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू चिपका दे, तो यार ये हो जाएगा 2f कॉस 60 कितना 1/2। अभी छापना नहीं है ना, अभी थोड़ा समझें थोड़ा समझें थोड़ा समझें, है ना, छापने के लिए समझ दूंगा। ऐसा देख, तो यार ये 2 भी उड़ जाएगा। क्या इवेंचुअली बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, है ना, बोलना है रे। ये सुनो, क्या फाइनली इस बॉडी पे इधर से भी वही एफ, इधर से भी सेम एफ है, तो क्या एफ और एफ नो एफ मतलब उड़ जाएगा। ये सुनो, क्या इस बॉडी पे फाइनली लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स तुम्हें 0 दिख गया। तो यार जब फोर्स ही लग रहा है तो किस बात का एक्सेशन, तो क्या आंसर 0 हो जाएगा। ये सुनो भाई, एक्सेशन क्या लिखेगा, तो देख एक्सेशन लिखेगा रिजल्टेंट फोर्स डिवाइड बाय मास। अब फोर्स तो है लेकिन मतलब मास तो है बट फोर्स नहीं है, ठीक है। अब फोर्स ही लगाएगा तो एक्सेशन कहाँ से आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा 0। चलो इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, इसी सवाल को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। इसमें यार और कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा सा मैं जनरलाइज कर रहा हूँ रिजल्ट को, जैसे जरूरी नहीं है कि सवाल में यार बॉडी पे 3 ही फोर्सेस लग रहे हो, मान ले 4 लगें, 5 लगें, 50 लगें, सोच के बोल, क्या तब भी आंसर यही आता, रिजल्ट यही आता। याद करो तुम लोग, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करना
हम लोग जब वेक्टर्स में पढ़ रहे थे तो क्या यार वेक्टर्स में ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर यार एक पॉइंट पे n नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, ध्यान सुनना, अभी लिखा दूंगा, टेंशन मत ले, है ना, पहले समझ ध्यान से। अगर एक पॉइंट पे n नंबर ऑफ वेक्टर्स आर एक्टिंग, दो कंडीशंस हैं। अगर यार हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और हर दो सक्सेसिव वेक्टर के बीच का थीटा बराबर है, तो क्या उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 होता था? ये सुनो, क्या वही फंडा यहाँ पे भी है? याद है? ये यार कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पे? वेक्टर्स में। जमाना हो गया नहीं, बचपन में आते थे तुम लोग, नहीं 250 साल पहले पढ़ा है सब भूल गए होगे ठीक है, लेकिन एक छोटा सा, सब लोग अड़ी माना नोट, एक छोटा सा कंसेप्ट लिख ले, इसी को थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखा देता हूँ। देखो, इफ n number of vectors are acting at a point such that, और यार वेक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, नॉट नेसेसरली फोर्सेस, भाई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, इम्पल्स, मतलब कुछ भी वेक्टर हो सकता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर इज सेम एंड इफ एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव vectors is also same, then their resultant is always 0। तो यार ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, इसी को मैं थोड़ा सा, है ना, इलैबोरेट करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा जनरलाइज करके बता रहा हूँ। ऑल्दो वेक्टर में पढ़ चुका है ना, इसी बहाने तुम्हारा वेक्टर थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा ना। इधर देख, एवरीवन सी दिस, यार इसको ऐसे याद रखें कि यार चाहे 3 फोर्सेस हैं, चाहे 4 फोर्सेस हैं, 5 हैं, 50 हैं, कंडीशन 2 हैं। क्या कंडीशन है? कि यार अगर तो हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, जरूरी नहीं फोर्स हो, कोई वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है ना, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेशन है, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यार अगर तो हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और हर दो सक्सेसिव वेक्टर के बीच का थीटा सेम है, तो उन सारे के सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यार अगर पॉइंट पे n नंबर ऑफ वेक्टर्स आर एक्टिंग, कंडीशन ध्यान रखें, दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, दोनों की दोनों मीट होनी चाहिए। क्या? एक तो यार हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, दूसरा हर दो सक्सेसिव वेक्टर के बीच का थीटा सेम। अगर ऐसा है तो ही ये रिजल्ट रहेगा, तो ही इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट 0 रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा तुम लोगों को फील कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे यार 3 के लिए तो हम लोग देख ही चुके हैं, 3 के लिए देख चुका है ना, कॉम्पाउंड कॉम्पाउंड में चिपका दी। जैसे मान ले 4 हैं, 4 को ना विजुअलाइज करना बहुत आसान होता है। जैसे मान ले, समझे है ना, छापने के लिए समय दूंगा, अभी छापना नहीं है ना। इधर देख, पहले फील कर, रट्टा नहीं मारना भाई साहब। जैसे मान ले एक बॉडी है, उस पर 4 फोर्स लगा रहा है, दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। एक तो हर एक यार फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और हर दो सक्सेसिव फोर्स के बीच का थीटा बराबर होना चाहिए, हर दो सक्सेसिव फोर्स के बीच का थीटा बराबर होना चाहिए। 90 90 90 90 ऐसा है। ठीक है, तो क्या ध्यान से देखो, इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट तुम्हें 0 दिख रहा है? ये सुनो, क्या इस फोर्स ने इसको मारा? आवाज नहीं आई। क्या इसने इसको मारा? मतलब कैंसिल आउट हो गया ना, फोर्स आर इक्वल एंड मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या यार इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट तुम्हें 0 दिख रहा है? अब यार एक डिफरेंट अप्रोच से तुम लोगों को बताता हूँ, एक मैं दूसरी बात करता हूँ। ठीक है, पहले बात क्या वो सुना ध्यान से, इधर देख, इसी बहाने तुम्हारे वेक्टर्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो रहे हैं। ऐसे सोच, मान ले यार, है ना, बॉडी पे कई सारे वेक्टर्स काम कर रहे हैं, ध्यान सुनना। कंडीशन ये है, मान ले उन सारे के सारे वेक्टर्स के वही स्टार्टिंग पॉइंट है, उन सारे के सारे वेक्टर्स का वही फाइनल पॉइंट है। क्या बोला मैंने? अगर यार कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का वही स्टार्टिंग और वही फाइनल पॉइंट है, तो क्या उन सारे के सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा? क्या ये बात तुम लोगों को याद आ रही है? यार साहब हम लोग कर चुके हैं, बस ऐसे तुम लोगों को, है ना, रिवाइज करा रहा हूँ। इधर देख, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, इधर देख, मैंने यार ये बोलने की कोशिश की है, इधर देख, एक छोटे से एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाने की हिम्मत कर रहा हूँ। इधर देख, जैसे मान ले मेरे पास ये 3 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। क्या बोला मैंने? अगर यार कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का वही स्टार्टिंग पॉइंट है, वही फाइनल पॉइंट है, ध्यान से देख, क्या यार वेक्टर का कॉम्बिनेशन का यही स्टार्टिंग है और क्या यही फाइनल पॉइंट है? आवाज नहीं आई। तो क्या इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा? ये सुनो, मैं यार ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर नल वेक्टर, 0 वेक्टर। क्या ये बात समझ में आती है? ट्राइंगल ऑफ फैक्टरिटी देखा जाए यार, दिस वेक्टर और प्लस दिस वेक्टर और प्लस दिस वेक्टर बराबर हो गए ना रे 0 वेक्टर। दुनिया बड़ी गोल गोल है ना
जर्नी हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्या बोला? अरे यहीं शुरू करा है ना रे, इसका जीवन यहीं से शुरू हुआ और यहीं पे आके ख़त्म हो गया। यहीं तक की जर्नी थी, ठीक है। ऐसा इसकी अपनी तो बहुत है ना। ठीक है, अभी जीवन में बहुत कुछ करना है रे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। इट्स ओनली अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। इधर देख, 10 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। ये बात समझ में आती है? इसी को यार मैं अप्लाई करके बताता हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट तो यार तुमने समझ लिया, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इधर देख, समझ। जैसे मान ले यही वाला एग्जाम्पल है, इधर देख, जैसे मान ले 4 वेक्टर वाला एग्जाम्पल था और यार इसको तो मैं, ठीक है, इसी की हेल्प से समझना है कि हाउ यार, है ना, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इज 0। तो देखो ध्यान सुनना, एक नया डायग्राम बना रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फॉर्म अ क्लोज पॉलीगन, एक क्लोज पॉलीगन बनाने की कोशिश चल रही है। क्या? इस वेक्टर को मैं अलग से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, कर लिया। अब यार इसको उठा दे और लेंथ की पैरेलल डिस्प्लेस करके यहाँ पे लगा दे। आवाज नहीं आई? तुम लोग याद करो यार, वेक्टर्स में प्रॉपर्टी नंबर 1, आवाज नहीं आई? क्या हम लोग वेक्टर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही पढ़े हैं? इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इट्स लेंथ तो वेक्टर रिमेंस कांस्टेंट, सेम, अनचेंज्ड। यस और नो? Yes, sir. ये वेक्टर है, इधर देख, ये वेक्टर है, इसको लेंथ की पैरेलल डिस्प्लेस करा। ये देख, इसको लेंथ के पैरेलल डिस्प्लेस करा के यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे, अपने घर के किसी भी कोपचे में रख दे। क्या वेक्टर कांस्टेंट रहेगा? सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि यार ना ही मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया है, ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज की है। ये सारे के सारे इक्वल वेक्टर्स ही तो हैं, तो वही कर रहा हूँ। इसको उठाया यहाँ पे लगा दिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ओके, रुक जा। इसको उठा यहाँ पे लगा दे, आवाज नहीं आई? इसको यहाँ से उठा यहाँ पे लगा दे। अरे लेंथ के पैरेलल लगा रहा, क्या दिक्कत है भाई? लगाना दे। टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, नहीं? ड्राइंग पे ना जाएं, ठीक है, बस भावनाएं समझें। भावनाएं बिल्कुल क्लीन है, प्योर है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो देख, अच्छा इसको फाइनली उठा के यहाँ पे चिपका दे। क्या बोला? इसको उठा यहाँ पे चिपका दे। हाँ, तो अब क्या तुम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यार इन चारों वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। तो क्या इन चारों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है हो गया ना भाई, 0 वेक्टर, नल वेक्टर। 10 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर, जहाँ से शुरू हुआ ये देख वहीं पे खत्म हो गया, है ना। पहले इतना छापें। मान ले इसी में यार एक और छोटा सा एग्जांपल तो मैं बताता हूँ। तो देख, असलियत में यार यही तो तुम्हारे सवाल वाला केस है। अपना जो सवाल था ना वो यार यही वाला तो था, 3 फोर्सेस हैं। यहाँ पे भी इस कंसेप्ट को अगर अप्लाई करने की कोशिश करोगे, यू विल गेट अ क्लोज पॉलीगन। कैसे क्लोज पॉलीगन बनाओगे? देखो, इसको मैंने अलग से बना लिया, इसको अलग से चिपका दिया। इसको यहाँ से उठा और यहाँ से लगा दे। इसको लेंथ की पैरेलल डिस्प्लेस करा के देखो। थोड़ा यार एंगल का ध्यान रखना। क्या यार इसके और इसके बीच का थीटा 120? क्या बोला? क्या इसके और इसके बीच का थीटा, यही तो तुम्हें 120 दिख रहा है? आवाज नहीं आई? इसके और इसके, है ना, ये देखिए, ये इसके और इसके, इनके बीच का थीटा 120 है। तो पूरा 180 120 हटा दे। क्या ये तुम्हें 60 दिख रहा है? 180 माइनस 120 60। इसको यहाँ से उठा और यहाँ पे डिस्प्लेस करा के लगा दे। क्या बोला? इसको यहाँ से उठा और यहाँ पे लगा दे। थोड़ा सा एंगल का गेम है ना, एंगल थोड़ा समझना है, ठीक है। इधर देख, क्या यार इसके और इसके बीच का थीटा 120? क्या बोला कि साहब इसके और इसके बीच का 120। आवाज नहीं आई? ये एंगल फील कर पा रहे हो कौन सा है? इसके और इसके ये 120 है। पूरा यार कितना? 180 120 हटा दे, कितना बचेगा? और यार ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। ये सुनो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना रे। तो ध्यान से देख, यहाँ पे भी यू विल गेट अ क्लोज्ड पॉलीगन। जहाँ से वेक्टर शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो गया, जो स्टार्टिंग पॉइंट वही फाइनल पॉइंट। इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? फटाफट छापते चला। ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर यार हमारे पास कई सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, सो दैट उन वेक्टर्स का स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो उन सारे के सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट विल बी अ नल वेक्टर, 0 वेक्टर। एक आखिरी केस, बस वन लास्ट, है ना। केसेस कर करके तुम लोग बोर हो गए होगे, नहीं? इधर देख, वन लास्ट, एक बस थोड़ा सा, है ना, जनरलाइज केस बताता हूँ। इधर देख, देखिए यार कंडीशन बस वही होनी चाहिए कि यार हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम और हर 2 सक्सेसिव फोर्स के बीच का थीटा सेम, है ना। तो इन सारे के सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार सारे के सारे वेक्टर्स क्लोज पॉलीगन बनाएंगे।
इन सारे वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन का वही स्टार्टिंग पॉइंट वही फाइनल पॉइंट हो जाएगा, एंड देयरफॉर दे विल प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, है ना। तो देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे खींच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर को मैंने थोड़ा सा आगे खींच लिया, ठीक है। इस वेक्टर को उठा, लेंथ की पाला डिस्कस करा, ठीक है साहब, करा दिया। इसको उठाया, लेंथ की पाला लगा दिया। इसको उठा, लेंथ की पाला डिस्कस आके यहाँ पे लगा दिया, ओके। इसको उठाया, लेंथ की पाला डिस्कस आके लगा दिया। इसको उठा, लेंथ की पाला डिस्कस आके यहाँ पे लगा, ओके। इसको उठाया, लेंथ की पाला डिस्कस आके यहाँ पे लगा दिया। फाइनली इसको उठा, लेंथ की पाला डिस्कस आके यहाँ पे लगा दे। इसको उठा, लेंथ की पाला डिस्कस आके खचाक, ये हो जाएगा। इवेंचुअली यू विल गेट अ क्लोज्ड पॉलीगन। ये देख क्या इन सारे वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट दिख रहा है। जर्नी यहाँ से शुरू हो रही है, कहीं पे खत्म हो रही है, एंड देयरफॉर resultant of all these vectors is 0. This vector plus this vector plus this vector plus this vector plus this vector बराबर 0 वेक्टर। फटाफट से आपने आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।